पे मेरे नीचे से कोई चीज गुजरी है तेजी से। हमें तो यहाँ से कोई चीज नजर नहीं आ रही है सच। नहीं नहीं, छोटी सी चीज गुजरी है, यहाँ तो कोई परिंदा था। हाँ हाँ, परिंदा होगा, गुजर गया होगा। उस वक्त मैंने भी उस चीज को अवॉइड किया और परिंदा ही समझकर भुला दिया। पर जब मैंने रिकॉर्ड होने वाली वीडियो में देखा तो ये चीज एक नहीं बल्कि 2 मर्तबा मेरे पास से गुजरी थी। पहली बार तो मैंने आंखों से भी देखा, लेकिन दूसरी बार वो सिर्फ वीडियो में रिकॉर्ड हुई। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स मेरे सामने आए हैं उनको मैंने आपके सामने रखने का फैसला किया है। जी हाँ, आप में से कई व्यूअर्स जिन्होंने मेरी फेस रिवील वीडियो देखी थी उनको मालूम होगा कि 2023 में मैं अपनी पर्सनल हॉबी के तौर पर पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग कर रहा था। उसी साल मैंने पैरामोटरिंग की ट्रेनिंग भी ली और अपनी पर्सनल हॉबी के तौर पर पैरामोटरिंग करता रहा। शायद सब कुछ ऐसे ही चलता रहता और मैं कभी इस चैनल पर अपनी पर्सनल एक्टिविटी शेयर ना करता, लेकिन 1 नवंबर 2025 को जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं आपके साथ ज़ेम टीवी की ऑडियंस के साथ हूबहू शेयर करना चाहता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि 1 नवंबर 2025 के दिन हम 3 दोस्त रनीकोट फोर्ट रोड पे पहुंचते हैं। प्लान सिंपल था, मैं थोड़ी फ्लाइंग करूंगा, उसके बाद हम एक जगह पर जाकर स्टार गेजिंग करेंगे और कुकिंग वगैरह करके रात को ही वापस घर लौट जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि रनीकोट सिंध में वाक़े एक एंशिएंट रिमोट एरिया है जहां दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट मौजूद है। बेसिकली ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई वैली है जिसके गिर्द वीक पॉइंट्स पर 32 किलोमीटर्स लंबी वॉल खड़ी है। इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में तो किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो जनाब, हमने वैली के बाहर ही एक प्लेन एरिया को अपनी बेस बनाया और मैं वहां से टेक ऑफ कर गया। ये सनसेट से करीब 2 घंटे पहले का वक्त था, टू बी प्रिसाइज शाम के 4:20 का। नॉर्मली मैं इसी वक्त फ्लाइंग प्रेफर करता हूँ क्योंकि सूरज ढलने के करीब होता है और हवाएं पुरसुकून हो जाती हैं। 20 मिनट के बाद मैंने रनीकोट वॉल तक जाने का फैसला किया। ऑफ कोर्स इस दौरान मैं अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में ही था। क्योंकि इस एरिया में सेल फोन सिग्नल्स नहीं होते, इसलिए हमें रेडियो का सहारा लेना पड़ता है और नॉर्मली मैं ये सारी कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड भी करता हूँ, हमारी आपस की कम्युनिकेशन और मेरी फ्लाइंग वीडियो भी। और इस दिन भी मेरे हेलमेट पे गोप्रो, जबकि मेरी हार्नेस आर्म के साथ एक्सटेंडेड इंस्टा 360 था। पहले मैं पहाड़ के ऊपर बनी वॉल के ऊपर गया और वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स के बहुत करीब फ्लाइंग एक्सपीरियंस की। ये जो राइट वाली वॉल आ रही है ये उसका एंड है। ये गोल नजर आ रहा है, ये वाला, ये एक अनफिनिश्ड वॉच टावर है। देखिए ना इसकी कितनी स्टीप है यहाँ से। उसके बाद मैंने वैली के अंदर जाने का फैसला किया। नॉर्मली मैं इस वैली के अंदर जाना अवॉइड करता हूँ, यहाँ तक कि अगर ऊपर विंड स्पीड ज्यादा हो तो मैं इस वॉल तक भी आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज की शाम मुझे काफी पुरसुकून लग रही थी। वॉल के पास विंड्स 8 से 10 किलोमीटर्स पर आवर की थी, ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। तभी मैंने वैली को भी एक्सप्लोर करने का इरादा किया। इस मौके पर मैंने अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दिया कि अगर मुझे वैली में स्मूथ कंडीशन मिली तो मैं वैली के अंदर ही लैंड कर जाऊंगा। इससे टाइम बचेगा क्योंकि इस एक्टिविटी के बाद हमें वैसे भी बाय रोड वैली के अंदर ही जाना था। वैली के अंदर एंटर होते ही मैंने अपना एल्टीट्यूड 1400 फीट तक कर लिया ताकि मैं पहाड़ों के लेवल से नीचे टर्बुलेंस जोन के ऊपर ही रहूं। वैली में एंटर हुए अभी मुझे चंद मिनट ही गुजरे थे, मेरी डायरेक्शन मेरी कोट फोर्ट की तरफ थी, जो इस फोर्ट के अंदर ही एक छोटा फोर्ट मौजूद है। मेरी कोट मेरे बिल्कुल सामने है, हो सकता है मैं मेरी कोट से ही गोल चक्कर काटूं। हाँ, मेरी तो चक्कर लगा गया, देख कौन वहाँ पे क्या है, तो नहीं है। बस यही वो पॉइंट था जब मैंने अपने नीचे से किसी चीज को तेजी से गुजरते हुए देखा। मैंने फौरन पीछे मुड़ के देखा लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। उस वक्त मैं थोड़ा घबरा गया था क्योंकि मुझे किसी और चीज का नहीं, सिर्फ ड्रोन का डर था।
पे मेरे नीचे से कोई चीज गुजरी है तेजी से, कोई किसी का ड्रोन वोन तो नहीं है? तबाह हो जाऊंगा यहाँ पे। हमें तो यहाँ से कोई चीज नजर नहीं आ रही है सच। नहीं नहीं, छोटी सी चीज गुजरी है। यहाँ तो कोई परिंदा था, यहाँ ड्रोन तो नहीं लगोगा, मैं क्या परिंदा होगा शायद। हाँ हाँ परिंदा होगा, गुजर गया होगा। परिंदा समझकर मैंने भी जाने दिया और अपनी फ्लाइट को एंजॉय करने लगा। इस वक्त वैली में विंड्स कंटिन्यूसली डायरेक्शन बदल रही थी, लिहाजा मैंने यहाँ लैंड करने के प्लान को कैंसिल किया और वापस वैली के बाहर जाकर लैंड कर लिया। मैंने सोचा था कि घर जाकर सुकून से वीडियो में देख लूंगा कि मेरे नीचे से आखिर गुजरा क्या था। अगले दिन हमने वीडियो को सर्च करना शुरू किया, ठीक उस पॉइंट पे जहां मैंने पीछे मुड़ के देखा था और दोस्तों को इन्फॉर्म किया था। लेकिन पहले तो हमें यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं मिली। फिर मैंने अपनी टांगों के पास एरिया को जूम किया और वीडियो को 80% स्लो मोशन में प्ले किया। तब मुझे एक वाइट कलर की चीज तेजी से गुजरती हुई दिखी, पर इसकी स्पीड अभी भी काफी तेज थी। फिर मैंने वीडियो की स्पीड को 90% तक कम किया और फिर जो नजर आया वो कुछ ऐसा था। यहाँ मुझे शक हुआ कि ये जो कुछ भी है परिंदा या कोई ड्रोन तो हरगिज नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकर यकीनन आपको भी ऐसा ही लगेगा। ये वीडियो हेलमेट पे लगे GoPro 12 से रिकॉर्ड हुई थी, जो उस वक्त 5K रेजोल्यूशन में और 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे सेट था। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कैमरा 30 फोटोज कैप्चर करेगा, यानी वीडियो का एक फ्रेम 0.033 सेकंड्स का होगा। अगर वापस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखा जाए तो ये वाइट चीज जब मेरे नीचे से गुजरी तो एक फ्रेम में ये यहाँ पर थी और अगले फ्रेम में यहाँ पर, यानी इसने 0.03 सेकंड्स में इतना डिस्टेंस कवर किया। अगर इन लोकेशंस को गूगल अर्थ पर रेप्लिकेट किया जाए तो ये मेरी लोकेशन है और ठीक पहाड़ के इस कट के ऑपोजिट इस वाइट चीज की लोकेशन, और अगले फ्रेम में इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 120 मीटर्स के आसपास बनता है, यानी सिर्फ एक फ्रेम में जो कि 0.033 सेकंड्स का है, इसने 120 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अगर इसको एक सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो ये स्पीड बनती है 3600 मीटर्स पर सेकंड, यानी 3.6 किलोमीटर्स सिर्फ एक सेकंड में। पर आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक नॉर्मल ड्रोन की स्पीड 15 मीटर्स पर सेकंड होती है। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला परिंदा फैल्कन मैक्सिमम 88 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से डाइव कर सकता है। कमर्शियल एयरलाइनर्स 277 मीटर्स पर सेकंड और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट प्लेन लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड ने अभी तक 1200 मीटर्स पर सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है, जो स्पीड ऑफ साउंड से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। तो किसी भी चीज का अर्थ के एटमॉस्फेयर में जहां एयर फ्रिक्शन जैसी चीज मौजूद है 3600 मीटर्स पर सेकंड से फ्लाई करना आखिर कैसे मुमकिन है, वो भी इतने कम एल्टीट्यूड पर। ये स्पीड ऑफ साउंड से 10.5 टाइम्स ज्यादा तेज स्पीड है। यहाँ पर मुझे लगा कि जरूर मुझसे कोई गलती हो रही है। फिर मैंने इसकी स्पीड जज करने के लिए दूसरी अप्रोच अपनाई। मैंने इस ऑब्जेक्ट को फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक करने का फैसला किया। मैं ये देखना चाहता था कि ये ऑब्जेक्ट वैली में ही ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। इस पॉइंट से लेकर मैं वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम पीछे करता गया। एक पॉइंट तक ये वाइट ऑब्जेक्ट काफी क्लियर था, फिर विजिबिलिटी कम होने की वजह से ब्लर होता गया और आखिर वैली के वेस्टर्न पहाड़ के पास इसका आखिरी निशान मिला। वैली का ये पहाड़ मेरी लोकेशन से 3 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ पर दो चीजें सबसे ज्यादा शॉकिंग हैं। एक तो ये कि ये पूरा डिस्टेंस इसने बिल्कुल सीधी लाइन में कवर किया, और दूसरा ये कि 3 किलोमीटर ना सही, अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस भी अज्यूम किया जाए तो ये इसने सिर्फ और सिर्फ 16 फ्रेम्स में पूरा कर लिया।
अगर एक फ्रेम 0.033 सेकंड्स का है तो 16 फ्रेम्स में इसे टाइम लगा 0.53 सेकंड्स, यानी 1 सेकंड क्या आधे सेकंड में। इस अप्रोच से भी अगर इसकी स्पीड कैलकुलेट की जाए तो ये बनती है 3750 मीटर्स पर सेकंड, मेरी पहली अप्रोच से सिर्फ 4% ज़्यादा। यहाँ पर मैंने तीसरे एंगल से भी इसको क्रॉस वेरीफाई करने का सोचा। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑब्जेक्ट मेरे बहुत करीब था तभी मैं इसकी स्पीड और डिस्टेंस को मिस जज कर रहा हूँ। फिर मैंने इसकी लोकेशन और विजिबिलिटी को ठीक से मॉनिटर किया और जो मुझे पता चला उसने मेरा शक दूर कर दिया। मैंने नोटिस किया कि जब ये मेरे नीचे रिवर बेड के ऊपर था तो काफ़ी क्लियर दिख रहा था। फ्रेम बाय फ्रेम रिवर्स करने पर जब ये वेस्टर्न पहाड़ के करीब होता जा रहा था तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह ये भी ब्लर होता गया, क्योंकि उस दिन वैली के अंदर फॉग थी। अगर ये मुझसे करीब ही होता तो वो सामने से दिखने पर भी ब्लर नहीं होता, ऑलमोस्ट वैसा ही शार्प वाइट डॉट दिखता जैसा मेरे नीचे दिख रहा है। दूर होते ही इसका ब्लर होना इस बात की निशानी है कि ऑब्जेक्ट जब वेस्टर्न पहाड़ के पास था वो वाकई मुझसे काफ़ी दूर था। अपनी इन्वेस्टिगेशन के इस पॉइंट पर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसी फ्लाइट के दौरान ये ऑब्जेक्ट दूसरी बार भी मुझसे इंटरेक्ट करेगा और वो भी काफ़ी करीब से। इसके बाद मैंने आसपास की वीडियोस को भी फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू कर दिया कि शायद कोई और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी रिकॉर्ड हुआ हो, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। ठीक पहली साइटिंग के बाद जब मैं वापस मुड़ा तो हार्डली कुछ सेकंड्स के बाद जब मैं अपने दोस्तों को इस बारे में बता रहा था, बिल्कुल मेरे करीब से कुछ गुजरा। उस वक्त मैंने आंखों से इसे नहीं देखा, लेकिन वो चीज़ वीडियो में ज़रूर रिकॉर्ड हुई। इस बार वो शायद काफ़ी करीब था, तभी सिर्फ एक स्ट्रीक जाहिर हुई है। इस बार रिकॉर्ड होने वाले सिर्फ 3 फ्रेम्स थे और इस बार वो सीधा मेरी तरफ नहीं आया, बल्कि वो लेफ्ट से मेरे रास्ते को काटता हुआ राइट की तरफ पीछे चला गया। इस सेकंड इंटरेक्शन में वो मुझे आंखों से नज़र क्यों नहीं आया, इसकी एक वजह है। करीब होने की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट 3600 मीटर्स पर सेकंड पे फ्लाई करेगा तो उसको देखने के लिए कम से कम 450 फ्रेम्स पर सेकंड का विजन होना चाहिए। इंसानी आंख कम से कम 30 या मैक्सिमम 60 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से काम करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं जिसकी लंबाई 8 मीटर्स है और अगर कोई चीज़ इसी तेज़ी से उस कमरे में आपके सामने से गुजर जाए तो क्या वो आपको नज़र आएगी? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट 3600 मीटर्स एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है तो 8 मीटर का कमरा क्रॉस करने में उसको सिर्फ और सिर्फ 0.002 सेकंड्स लगेंगे, यानी एक सेकंड के 500 हिस्से किए जाएं तो उनमें से सिर्फ एक हिस्सा। और दूसरा, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस ऑब्जेक्ट की ना तो कोई नोटिसेबल आवाज़ थी और ना ही हवा का कोई इफेक्ट। मैंने दोबारा देखा कि जब वो मेरे करीब से गुजरा तो क्या कोई विंड वॉर्टेक्स या रोटर पैदा हुआ कि नहीं। इतनी तेज़ी से कोई भी चीज़ जब एटमॉस्फेयर में चलती है तो ना सिर्फ वो अपने गिर्द की हवा को डिस्टर्ब करती हुई जाएगी, बल्कि स्पीड ऑफ साउंड से 10 टाइम्स ज़्यादा होने की वजह से वो एक ख़तरनाक सोनिक बूम भी प्रोड्यूस करेगी। फिर बेशक उसके अंदर कन्वेंशनल इंजन भी ना हो। पर दूसरे इंटरेक्शन के बाद मेरा ग्लाइडर अपनी नॉर्मल मूवमेंट में ही रहा। किसी किस्म का विंड वॉर्टेक्स, रोटर या टर्बुलेंस के निशानात वाजे नहीं हुए। मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये क्या चीज़ थी जिस पर फिजिक्स के लॉज अप्लाई ही नहीं होते। थोड़ी रिसर्च करने पर मेरे सामने 2 वीडियोस आईं और उन दोनों में भी तकरीबन ऐसा ही ऑब्जेक्ट कैप्चर हुआ था। 2016 में लेक सिटी यूटा में एक शख्स अपने ड्रोन से फुटेज बना रहा था, तभी उसमें कुछ ऐसा मंजर कैप्चर हुआ। क्वेस्ट टीवी के इस एपिसोड में वीडियो की फॉरेंसिक करवाई गई। एक्सपर्ट्स ने बताया कि वीडियो बिल्कुल अनएडिटेड है। इस वीडियो में भी उन्होंने ऑब्जेक्ट को वैली में ट्रैक किया और ऑब्जेक्ट की स्पीड को हैरत अंगेज तौर पर स्पीड ऑफ साउंड से 10 टाइम्स ज़्यादा पाया। दूसरी वीडियो जो मेरे सामने से गुजरी वो भी एक ड्रोन से कैप्चर की गई थी।
नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में चेशर काउंटी में एक शख्स अपने ड्रोन की बैटरी ड्रेन कर रहा था। तभी एक वाइट कलर का फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कैप्चर हुआ। इन दोनों वीडियोस में एक चीज कॉमन थी, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की शेप सही से वाजे नहीं हुई, सिर्फ एक स्ट्रीक जाहिर हो रही है। करीब 1 साल पहले पेंटागन ने चंद यूएफओ साइटिंग्स की वीडियोस रिलीज की थी, जो शायद आप पहले भी देख चुके होंगे। पेंटागन की एजेंसी एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस यानी आरओ ने बताया कि मई 2023 से जून 2024 के दरमियान 757 मरतबा यूएपीज को मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से 21 साइटिंग्स ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। उनकी स्पीड, उनकी मूवमेंट बिल्कुल वैसी थी जैसे ये हमारी दुनिया के ऑब्जेक्ट्स ही ना हों। इस वाइट कलर के ऑब्जेक्ट का पहला रिकॉर्डेड इंटरैक्शन 2004 में हुआ था। नेवी की एक पायलट ने उसे समंदर के ऊपर देखा और उसे टिक टैक जैसा बताया। तब से लेकर इसका नाम टिक टैक यूएफओ पड़ गया है। मेरा इस वीडियो में आने का मकसद आप लोगों से फेस टू फेस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। मैं तो बहुत कन्विंस्ड हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है, इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। अब इसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाए या फिर अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनॉन, एक ही वक्त में आंखों से भी दिखना और कैमरा में भी रिकॉर्ड होना इस बात को जाहिर करता है कि ये जो कुछ भी है कम से कम मेरा वहम नहीं है।